हेलो बच्चों, आज से हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम गवाए। बच्चों, पिछले साल में आपने कुछ लॉस पढ़े थे, गैस लॉस पढ़े थे, जिसके अंदर आपने पढ़े थे बॉयल्स लॉ पढ़ा था, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था और आपने गी-लुसाक लॉ के बारे में पढ़ा था। आज इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला लॉ कौन सा था बच्चों? तो पहला था बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ कौन सा था? तो दूसरा लॉ था चार्ल्स लॉ। और तीसरा लॉ कौन सा था बच्चों? तो तीसरा था गे-लुसाक लॉ। ओके, तो ये बच्चों बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ, इन लॉस को याद कैसे रखना है और ये लॉस कहते क्या है ये हमें सीखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूं? मैं सबसे पहले लिखता हूं यहां पर TPV। अब ये T क्या है? तो T टेम्परेचर है, P क्या है? तो P प्रेशर है और V क्या है? तो V है वॉल्यूम। अब मैं बॉयल्स लॉ में क्या कहूंगा? सबसे पहले मैं T लेता हूं, यानी at constant temperature, at constant temperature क्या होगा? at constant temperature pressure is inversely proportional to the volume। ये कौन कहता है? तो ये कहता है हमारा बॉयल्स लॉ। वो क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम कहां पर लिखते हैं? तो ये चीज हम बॉयल्स लॉ में लिखते हैं। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में हम क्या लेते हैं? P लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर volume is directly proportional to the temperature। volume is directly proportional to the temperature। ये हम कहां पर बोल रहे हैं? ये हम बोल रहे हैं चार्ल्स लॉ में। अब देखते हैं गे-लुसाक लॉ। तो यहां पर हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर is directly proportional to the temperature। यानी P is directly proportional to the T और यहां पर क्या होता है? V is directly proportional to T। तो ये तीनों लॉ है, ठीक है, ये तीनों लॉ है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट डाउन कर लिए इसको। तो जब ये तीनों लॉज हम एक साथ मिलाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? PV is directly proportional to the T। Pressure and volume is directly proportional to the T। अब मैं क्या करता हूं? मैं एक कंटेनर ले लेता हूं, ये कंटेनर क्लोज है और इसके अंदर कुछ गैस ले लेता हूं और उस गैस का कुछ फिक्स मास का गैस लेता हूं। ऐसी गैस जिसका मास कैसा है? फिक्स्ड। तो ये जो लॉ अप्लाई होगा तो ये उस फिक्स्ड मास वाले गैस के लिए अप्लाई होगा। तो मैं यहां पर इसके लिए भी लिख सकता हूं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। N क्या है? यहां पर N है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों, आपको पता है कि कभी भी प्रोपोर्शनल के साइन हटा के अगर मैं इक्वल का साइन डालता हूं तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू N इंटू T। अब ये कांस्टेंट क्या है? तो ये कांस्टेंट होता है R। R क्या है? एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं क्या लिख सकता हूं? PV इज इक्वल टू NRT। ये हो गया फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये जो बच्चों आर होती है उसकी वैल्यू कितनी है तो वो भी लिख लेंगे।
उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये कितनी होती है? जूल पर मोल पर केल्विन। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये हमने लिख लिया। n का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n अपॉन Na। अब यहां पर n क्या है? तो n है नंबर ऑफ पार्टिकल, और Na क्या है बच्चों? Na है एवोगैड्रो नंबर। आपको पता ही होगा एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है सबसे पहले चैप्टर में। तो यहां पर ये n की वैल्यू क्या होती है? n/Na। अच्छा, अब जो r होता है बच्चों, r को हम इस तरह से लिख सकते हैं Na इंटू Kb। Kb क्या होता है बच्चों? तो Kb होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। Kb क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये जो R की वैल्यू है, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा? PV इज इक्वल टू N इंटू Na इंटू Kb इंटू T। अब यहां पर N की भी वैल्यू क्या है? N अपॉन Na में पुट कर देता हूं, तो PV क्या आ जाएगा? PV इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na इंटू Na इंटू Kb इंटू T आ जाता है। Na से Na मर गया, तो क्या मिलेगा बच्चों? मुझे N इंटू Kb इंटू T मिल जाएगा। तो PV की वैल्यू कितनी आ गई? N इंटू Kb इंटू T। तो ये और एक PV का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट डाउन कर लिया आपने, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपने तीनों लॉ देखे हैं, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ आपने देखे हैं। अब ये जो तीनों लॉ है, ये कब अप्लाई होते हैं? तो ये इट अप्लाइज ओनली ऑन रियल गैसेस। अब रियल गैसेस में वहां पर एक कंडीशन है कि इफ देयर प्रेशर इज नॉट टू हाई, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए इज नॉट नियर टू लिक्विफिकेशन, है ना। यानी वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो उस गैस को लिक्विड करने जितना नहीं होना चाहिए, यह इसकी कंडीशन होती है। तभी आपकी जो तीनों लॉ है, कौन कौन से तीनों लॉ है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक लॉ अप्लाई होंगे, वरना वो अप्लाई नहीं होंगे। तो यहां पर ये किसके ऊपर अप्लाई होंगे? तो वो रियल गैसेस पे ऊपर होंगे। और रियल गैसेस कभी कैसे, कौन से रियल गैसेस होनी चाहिए? ऐसी रियल गैस है जिनका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और उनका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर लिक्विफिकेशन के पास में नहीं होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? तो वो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी जो गैसेस होती है वो किस तरह से बिहेव करती है। ये हम हमारे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो आइए इसको थोड़ा समझ लें। मान लीजिए बच्चों मैंने लिया है एक स्टोन, ये मेरा स्टोन है। अब इस स्टोन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल से ये स्टोन बना हुआ है। मैं क्या करता हूं, इस स्टोन को हवा में उछालता हूं, ये उछल के वापस जमीन पे आ गया। अब इसकी जो मोशन होती है, ये मोशन मैं किससे बताता हूं?
तो मैं इसकी मोशन बताता हूं काइनेमैटिकल इक्वेशन से बताता हूं, है ना। इन सब की मोशन मैं किससे बताता हूं? काइनेमैटिकल इक्वेशन से बताता हूं। उसी तरह से बच्चों, ये जो गैस होती है, मान लीजिए मैंने कोई गैस ली है और किसी चेंबर के अंदर बंद की है, तो उस गैस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका मैं कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बताऊंगा? जब उसके पास ये प्रेशर है, इतना इतना वॉल्यूम है, इतना इतना टेम्परेचर, ऐसे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकता हूं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं बताता हूं ये कैसे हैं? तो बच्चों ये है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये कैसे है? मैक्रोस्कोपिक, यानी मोटे मोटे तौर पे पूरे गैस का इंक्लूड करके मैं बताता हूं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब बच्चों मान लीजिए ये स्टोन है, इसके एक पार्टिकल को मुझे गिनना है, तो ये जो एक पार्टिकल, ये पूरा स्टोन जिस तरह से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये सिंगल पार्टिकल भी मूव करेगा। लेकिन गैसेस में एक्चुअली वैसा नहीं होता है। गैसेस में क्या होता है? एक पार्टिकल मानो इस दिशा में जाएगा, तो दूसरा पार्टिकल इस दिशा में जाएगा, तीसरा पार्टिकल कोई भलते दिशा में जाएगा, और चौथा पार्टिकल इन सबको क्रॉस करके बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगा। इन लोगों की स्पीड भी अलग अलग होगी, किसी पार्टिकल की स्पीड कम होगी, किसी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी। तो हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की अगर मुझे स्पीड या प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर बताना है तो पूरे पूरे कंटेनर का मैं ले लूंगा तो वो मैं नहीं कर सकता, है ना। ऑन रेफरेंस ऑफ पूरे कंटेनर का अगर मैं लेता हूं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या स्पीड वीड कुछ भी लेता हूं तो वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बराबर नहीं होगी। इसके कारण क्या करते हैं हम? इसके कारण हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझने के लिए हम क्या करेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसके क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, उसके क्या क्या इक्वेशंस रहेंगे, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और वो क्या है? तो वो डिफरेंस है आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का। तो यहां पर जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। अब ये जो PV इज इक्वल टू nRT का इक्वेशन जो है वो हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पर आइडियल गैस फॉलो करती है या ओबे करती हैं। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं वो हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करती है। अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत कम है तो रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। दूसरी चीज है, ये जो आइडियल गैस होती है इनके बीच में मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो नहीं होता है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में जो होता है तो इनको अंदर, इनके बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता ही है। तो ये बच्चों इसके डिफरेंस हो गए, इसको आप नोट डाउन करिए। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि जब भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे तो किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के सभी जो पैरामीटर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहां पर हम एक पार्टिकल को पकड़ेंगे और उसको मेजर करते बैठेंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके कारण हम क्या करेंगे? तो इसके कारण हम हमारे आइडियल गैस इक्वेशंस में कुछ एजम्पशंस करेंगे या आइडियल गैसेस में कुछ एजम्पशंस करेंगे, ताकि हमारी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग हो वो सही तरीके से बने। तो वो क्या एजम्पशंस है वो हमें अभी देखना है। तो टोटल अभी हम 8 एजम्पशन करेंगे, वो आपकी किताब के अंदर है। तो पहला एजम्पशन क्या है वो देखते हैं। आइडियल गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, यानी जो हमारी आइडियल गैस है वो बहुत ही कम पार्टिकल उसके अंदर है, ये हम सोचेंगे। यानी हमने एक मान लीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। हम ऐसा कंसीडर कि वो उसके अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, ये हम यहां पर कंसीडर करेंगे।
राइट। तो यही कहता है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी वो अगर हमने एक मीटर क्यूब का इनक्लोज बॉक्स ले लिया है, उसमें जो गैस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बहुत ज्यादा है और एक जगह पे बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा। यही क्या कहता है, यही हमारा सेकंड पॉइंट कहता है। अब चलते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड दे ओबे न्यूटन्स लॉ। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और इनका मोशन कैसा है, तो इनका मोशन रैंडम है। और ये किसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। ये हमारा तीसरा एजम्पशन है। चौथा एजम्पशन क्या है, द कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, यानी ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है तो ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। अब इलास्टिक कोलिजन यानी क्या, इनके बीच में जो मोमेंटम होता है वो कैसा होगा, वो हो जाएगा कंजर्व्ड, यानी जो फाइनल मोमेंटम होगा, मैं मोमेंटम की जगह पे m लिख देता हूं, इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर यहां पर मोमेंटम कंजर्व हो रहा, यानी कोलिजन कैसा है, तो कोलिजन है इलास्टिक। नेक्स्ट, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल इज इलास्टिक, यानी मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकरा रहा है, तो इन दोनों के बीच का कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, यानी दोनों के बीच का मोमेंटम कैसा हो रहा है, तो मोमेंटम हो रहा है कंजर्व। उसके बाद छठवां पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी यहां पर जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल, उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, निग्लिजिबल। तो मान लीजिए मैंने यहां पर ये पूरा कंटेनर ले लिया, 1 मीटर क्यूब का कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, तो गैसेस है। इन गैसेस को अगर मैं इकट्ठा करता हूं एक जगह पे, तो उसका टोटल वॉल्यूम समझ लो इतना आएगा। तो यही क्या कहता है, तो यही कहता है हमारा छठवां पॉइंट, जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट। तो ये हमारा छठवां पॉइंट हो गया। सातवें पॉइंट को देखते हैं, इन बिटवीन टू कोलिजन्स मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी मान लीजिए यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अब ये स्ट्रेट जा रहा है, तो जैसे ही ये इसको कोलिजन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी दिशा में स्ट्रेट जाएगा, ये कहीं दूसरी दिशा में स्ट्रेट जाएगा। तो यही हमारा सातवां पॉइंट कह रहा है। क्या कह रहा है सातवां पॉइंट, इन बिटवीन टू कोलिजन्स मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां पर स्ट्रेट लाइन रह गया है, ठीक है। ये है सातवां पॉइंट। और आठवां पॉइंट क्या कहता है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये कह रहा है हमारा आठवां पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री पाथ का। फ्री पाथ यानी क्या होता है और मीन फ्री पाथ यानी क्या होता है वो समझ लेते हैं। इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी समझ लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहां पर है, ये आगे आगे जा रहा है और ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया। अब जैसे ही ये टकराता है क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर ये कहीं दूसरे से जाके टकराएगा। अब ये जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहला कोलिजन और दूसरा कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ यानी क्या होता है, तो ऐसा कोई बच्चों एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं, ऐसे कोई मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंटिन्यूसली टकराते होंगे, तो उन सबका जो एवरेज होता है
उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ये होता है। ठीक है, अब ये जो बच्चों मीन फ्री पाथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। जो भी कंटेनर में आपने ले लिया, उस कंटेनर के अंदर कितने गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उससे उसकी डेंसिटी रहेगी। जितनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी उतने ही वो एक दूसरे से टकराएंगे, यानी उतना ही उनका फ्री पाथ जो होगा वो कम होगा। तो ये जो लैम्डा है मीन फ्री पाथ को दर्शाते हैं हम लैम्डा से। ये जो लैम्डा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है, डेंसिटी से। अब ये डेंसिटी को दिखाते हैं n बाई वी। n क्या है बच्चों, तो n है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन वॉल्यूम, यानी किसी वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो हम इस फॉर्मूले से दर्शाते हैं, डेंसिटी से। तो हमने क्या कहा, जो मीन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी से। अब ये मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज से, यानी जितने बड़े मॉलिक्यूल के साइज होंगे उतने ही वो एक दूसरे से टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसके कारण उतना ही छोटा उसका मीन फ्री पाथ होगा। जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, जो मीन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल। अब तीसरी चीज, ये जो मीन फ्री पाथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर है। ये डी क्या है बच्चों, तो डी है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमने जो साइज कहा है ना यही वो है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को मैं अगर कंबाइन करता हूं तो मुझे इस तरह का फॉर्मूला मिलता है। यही फॉर्मूला है बच्चों आपके मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3.1 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पेज नंबर 58 पे एग्जाम्पल नंबर 3.1 दिया है। क्या कहता है क्वेश्चन, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर दिया है बच्चों T 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हमको निकालना क्या है, मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा निकालना है। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है, हमें पता है। उसके बाद प्रेशर दिया है बच्चों, प्रेशर दिया है 1 atm। अब ये जो प्रेशर है 1 atm इसको भी हमको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो प्रेशर को भी हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां पर जो D दिया है बच्चों वो दिया है 324 पिकोमीटर। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 324 इंटू 10⁻12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। हमको टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, डायमीटर पता है, यानी ये चीज तो पता है, लेकिन ये चीज और ये चीज हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू N इंटू KB इंटू T, ये वाला यूज करेंगे। तो यहां पर बच्चों N बाय V, मैं क्या करता हूं V को इधर लेके जाता हूं और KB बाई T को इधर लेके जाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, P डिवाइडेड बाय KB इंटू T। अब ये जो बच्चों KB की जो वैल्यू होती है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये वैल्यू है। तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इस इक्वेशन, यहां जो इक्वेशन है इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू
P डिवाइडेड बाय KB इंटू टी, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई इंटू डी कितना आएगा बेटा, 324 इंटू 10⁻⁻12 होल स्क्वायर इंटू प्रेशर कितना दिया है 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय KB 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू T 273.15 केल्विन, ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं लॉग टेबल की मदद से तो मुझे क्या आंसर मिलेगा बच्चों, तो मुझे मिलेगा 0.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मिलेगा। 0.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आंसर मुझे मिलेगा मीन फ्री पाथ का। तो इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर? अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।